मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गिरते बाजार में भी निवेशकों को इक्विटी म्यूचुअल फंड पसंद है। दरअसल ये बात साबित हो गई है एमफी के सितंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़ों से। अगर आप भी इन निवेशकों में शामिल हैं या फिर नया निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे किन कैटेगरी के कौन से फंड में एसआईपी करके आप कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दो खास मेहमान। परिचय करा दे वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में म्यूचुअल फंड की हेड श्वेता रजानी। हेमंत जी और श्वेता, आप दोनों का करते हैं हम आज के इस शो में स्वागत। और जरा पहले आंकड़े दिखा दिए जाए कि इस बार जो एसआईपी के आंकड़े आए हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार निवेश किया है और सितंबर में हमने देखा काफी ज्यादा उत्साहवर्धक एसआईपी निवेश हमें देखने को मिला है। जो इनफ्लो है 2% बढ़ा है मंथली आधार पर और एसआईपी के जरिए 12,980 करोड़ रुपए का निवेश आया है यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और सिर्फ यही नहीं, एसआईपी खातों की भी जो संख्या है वो बढ़ी है, मतलब नए निवेशक जुड़े हैं बाजार से। ये एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। और जो एसआईपी खाते हैं उसकी संख्या बढ़कर 5.83 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 5.83 करोड़ पर पहुंची है। और अगस्त में ये इससे थोड़ी कम थी। मतलब यहाँ पर एक वृद्धि न सिर्फ एसआईपी में बल्कि एसआईपी खातों में भी एक उछाल देखने को मिला है। हेमंत जी, ये आंकड़े क्या बताते हैं? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बाजार काफी वॉलेटाइल रहे हैं और निवेशकों के मूड के अगर हम पैटर्न को देखें, यूजुअली ऐसे बाजार में निवेशक घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़ा सा हमें सेफ रहना चाहिए। लेकिन स्पेशली जो सितंबर में हमने देखा निवेशकों का बिहेवियर, वो ये बताता है कि एसआईपी स्पेशली में और इक्विटी में एसआईपी में उनको पूरा भरोसा है और वो वॉलेटाइल बाजार से घबराने वाले नहीं हैं। जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक दो तीन चीजें हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह का डेटा हमको देखने को मिल रहा है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और ऐसा मैं आपको बता दूं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सितंबर में बहुत अच्छा डेटा, पर आई थिंक ये डेटा जो है वो काफी समय से है। हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली जो एसआईपी के द्वारा जो इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो काफी स्टडी रहा है और इनफैक्ट बढ़ता रहा है। अगर हम एक आंकड़ा देखें कि अगर हम जून 2020 की बात करें तो एसआईपी का जो बुक था वो हर महीने करीब करीब 8,500 करोड़ था और आज हम ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ पे हैं। आई थिंक ये दो तीन चीजें बताते हैं। एक तो आपने बिल्कुल जैसा सही कहा कि गिरते बाजार में भी निवेशक जो है एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक इसके लिए काफी एफर्ट्स लगे हैं। वो हर तरह से लगे हैं। मतलब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने बहुत काम किया है। और अगर हम देखें कि इन्वेस्टर्स जो हैं, आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं हमें कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि एक जो चेंज हुआ है उनके प्रोसेस में। पहले क्या होता था कि एब्रप्टली इन्वेस्टर जो है एसआईपी करते थे, 1 साल 2 साल, कभी अच्छा लगा तो कर दिया, नहीं तो फिर बंद कर दिया। ये पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि ये ट्रेंड में चेंज हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एसआईपी की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स ने उसको अपने गोल्स के साथ लिंक करना शुरू किया है। मतलब एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जब से फॉलो किया है तो अभी उनके लिए वॉलेटिलिटी जो है काफी हद तक उनको टैकल करने में उसको मदद मिलती है। तो काफी क्रेडिट इसका मैं कहूंगा कि वो इन्वेस्टर्स को भी जाता है। और मुझे लगता है उसमें मीडिया ने भी बहुत काम किया है। मतलब मनी गुरु जैसे शो जो है, जब हम देखें कितने सालों से बात कर रहे हैं कि एसआईपी अगर आप करते हैं तो उसको आप बंद मत कीजिए, क्योंकि वही समय है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जब आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो मुझे लगता है जो ऑल राउंड जो एफर्ट्स हुए हैं उसका हम असर अभी देख रहे हैं कि हर महीने जो है या तो स्टेबल रहता है या तो फिर एसआईपी का अमाउंट बढ़ता है। और जैसा आपने इंपॉर्टेंट चीज एक और कही कि जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम म्यूचुअल फंड की ओवरऑल अगर हम देखें, एयूएम जो है उसका करीब 16.5%, 16.5% जो है वो एसआईपी के द्वारा आता है। अब आप सोचिए कि 13,000 पर मंथ, मतलब 1,50,000 करोड़ जो है वो मार्केट में एसआईपी के द्वारा आता है। तो आप समझ सकते हैं कि
जिस तरीके की वॉलेटिलिटी और जिस तरीके का बिहेवियर हमने इंडिया मार्केट में देखा डिफरेंट, शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये जो पैसे लगातार आ रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है और आगे जाके मुझे लगता है ये बढ़ेगा ही। आई थिंक एक तरीके से ये मूवमेंट है, इन्वेस्टर ने रियलाइज किया है कि अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने डिसिप्लिन को बना के रखिए, अपनी एसेट एलोकेशन को बना के रखिए और एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करिए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट श्वेता, यहाँ पर जो नंबर्स जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, इक्विटी में ही, क्योंकि आंकड़े तो दोनों डेट और इक्विटी के डेफिनेटली सामने देखने को मिले हैं। डेट में हमने कुछ आउटफ्लो देखा, पर इक्विटी में हमें 130% का इनफ्लो बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। खास तौर पर मतलब गिरते बाजार में इक्विटी हिट है, इसको हम एक छोटे से अगर शब्दों में अगर बांध के देखें, ये समझा जा सकता है। सो कुल मिलाकर जैसा कि हेमंत जी बता रहे हैं कि निवेशक भी अवेयर हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आए हैं और डेफिनेटली लोगों को समझ में आ गया है कि लंबे टाइम तक अगर वो निवेश बनाए रखें, सेकेंडली गोल ओरिएंटेड निवेश करें, तो वो अपने जो फाइनेंशियल जर्नी है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और क्या रीजंस आपको लगते हैं श्वेता इसके, जो ये नंबर सामने देखने को मिले हैं डिस्पाइट जो हमने एक वॉलेटिलिटी बाजार में देखी है पिछले कुछ समय में? जी स्वाति, जैसे हेमंत ने कहा कि एक तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है। अब निवेशक जानते हैं कि अगर वो इक्विटी में डाल रहे हैं तो उन्हें लंबे समय तक रहना है और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहना है। तो वो एसआईपी का अमाउंट आ रहा है। मैं कुछ और 2-3 डेटा पॉइंट बताऊंगी जो हम देख रहे हैं। अब वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है मार्केट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंदी की ग्लोबल सिनेरियो में, वर्ल्ड वाइड हम मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो सिचुएशन है वो अलग है। हम यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर हम 2-3 डेटा पॉइंट ही देख लें तो हमारा इन्फ्लेशन का नंबर 7 और 7.50 के बीच में, अब जो लेटेस्ट नंबर आया वो 7.4 का आया है। पर हम जो एवरेज इन्फ्लेशन देखते हैं इंडिया में वो 6% की रही है लॉन्ग टर्म की। तो 6 से 7 जाना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना हम यूएस या यूरोप की सिचुएशन पे देख रहे हैं। दूसरी, अगर आप टैक्स कलेक्शन की डेटा देखें, अब जीएसटी का ही डेटा आप देख लें पिछले 6 महीने का, तो करीबन 30% इंक्रीज हुआ है हमारा जीएसटी कलेक्शन। ये बता रहा है कि कंज्यूमर लेवल पे कंजम्पशन बढ़ रही है, कंपनीज की सेल्स भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर एक डिसेंट रेट पे ग्रो होगी तो एक ग्लोबल मार्केट के वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन आपकी जो फंडामेंटल्स है, आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स सही तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आप रह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो ये एक्चुअली एक जो वॉलेटिलिटी है आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट में एंटर करने की। हमने ये देखा है कि आजकल निवेशक गोल एक फॉलो कर रहे हैं, गोल बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस ले रहे हैं, और जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी एडवाइस यही है कि इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए और जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उससे डरे मत, उसमें आप अभी इन्वेस्ट करें। तो ये एक दूसरा रीजन है जिस वजह से हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है इक्विटी में वो बना रहा है। एंड इस सिचुएशन में भी हमने देखा है कि स्टेडी फ्लोज अब आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करें, हमने इस बाजार में यूजुअली जब हम अपने शोज के जरिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि वॉलेटाइल बाजार में ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहां पर कम जोखिम का निवेश किया जा सकता है, या बाजार की वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए कौन सी कैटेगरी मददगार साबित हो सकती है, उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड का जिक्र काफ़ी ज़्यादा होता है हाइब्रिड कैटेगरी में। इनफैक्ट जो नंबर्स भी आए हैं इस बार के, वो कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल द कैटेगरीज विद इन हाइब्रिड कैटेगरी, बैलेंस एडवांटेज एक ऐसी कैटेगरी रही है जहाँ पर 760 करोड़ का इन्फ्लो आया है। मतलब एक पॉजिटिव नंबर हमें यहाँ देखने को मिला है।
हाइब्रिड फंड में आउटफ्लो जरूर है, पर पिछले महीने के मुकाबले कम आउटफ्लो है, तो इसको भी हम थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लेंगे। हालांकि आर्बिट्राज फंड जो है हेमंत जी, वहां पर 4 महीने से लगातार लोग पैसे निकाल रहे हैं। डेट फंड की थोड़ी देर में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि डेट में जैसे मैंने बोला कि लगातार हम इसमें निकासी के ही आंकड़े देख रहे हैं, पर ये सही टाइम है और ये नंबर कहने के लिए काफी है कि हाँ, वॉलेटिलिटी से बचने के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां का रुख जो निवेशक है वो ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ऐसे बाजार से बचना है तो ये एक जगह है जहां पर उनको शायद थोड़ा सा सेफ्टी मिले। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक हमने ये काफी समय से देखा है कि देखिए 2-3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसे फंड जो जिनको हम एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं, उसमें आते हैं। एक तो ये, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा एक्सपोजर इक्विटी में नहीं लेना चाहते, तो ऑब्वियसली बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि जो एसेट एलोकेशन है आपका वो डायनेमिकली जो है मैनेज होता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट ऊपर है तो फिर इक्विटी एलोकेशन कम होता है, मार्केट नीचे है तो इक्विटी एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है। तो आई थिंक एक तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको लगता है कि भाई ये हम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाएंगे, तो वो आ सकते हैं। दूसरा, जब आपका टाइम होराइजन कम हो, नॉर्मली अमूमन हम जो बोलते हैं कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 8-10 साल का समय आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो एवरेज जो होल्डिंग पीरियड है वो करीब 4.5 या 5 साल का होता है। वहां पे अगर आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है, तब भी आप ऐसे फंड में जाना चाहते हैं जहां पे आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत ज्यादा ना हो और जो वो मैनेज भी हो डायनेमिकली, तो वो भी एक है। तीसरा, कहीं ना कहीं आई थिंक ये भी समझ में आया लोगों को कि भाई पूरा पैसा एक ही एसेट क्लास में मत लगाइए, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। आई थिंक ये 2-3 कारण है कि हमने काफी समय से देखा है कि बैलेंस एडवांटेज फंड एज ए कैटेगरी एक काफी प्रोमिनेंट कैटेगरी बनी है, और उसका फायदा भी इन्वेस्टर्स को हुआ है। स्पेशली जो जैसा मैंने कहा फर्स्ट टाइम आ रहा है, अगर आपको डर लगता है तो वो आप वहां पे जो उस तरह के निवेशक को आप इन कैटेगरी में देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें सितंबर के नंबर्स को, अगर हम देखें तो हाइब्रिड में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस एडवांटेज में 700 करोड़ के ऊपर नेट इनफ्लो है, और इवन जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है वहां पे भी शायद 400-450 करोड़ की जो इनफ्लो है वो नेट पॉजिटिव इनफ्लो है। उसका कारण वही है कि कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और आई थिंक वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आर्बिट्राज फंड जो है, अगेन देखिए आर्बिट्राज का इशू ये है कि जब तक या तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे जा रहा हो तो फिर आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलता है उसका, बट अगर लगे कि एक डायरेक्शन में है और नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी होप्स है मार्केट से, तो ऐसे में फिर आर्बिट्राज फंड की जो रिटर्न कम होती है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम आता है। तो आई थिंक वो हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं। बट हाइब्रिड एज ए कैटेगरी मुझे लगता है वो बढ़ रही है, वो उसका जो रोल है पोर्टफोलियोज में वो मुझे लगता है आगे जाके भी बढ़ता जाएगा, और वो हमें इन नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इक्विटी के मुकाबले डेट का प्रदर्शन फीका देखने को मिला है श्वेता। सितंबर में भी निवेशकों ने पैसे निकाले, लगभग 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे निकाले गए हैं डेट म्यूचुअल फंड से। अगस्त में हालांकि हमने देखा था अराउंड 50,000 करोड़ का निवेश डेट मतलब इनफ्लो आया था डेट म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसके मुकाबले भारी भरकम निकासी हमें डेट म्यूचुअल फंड में सितंबर के महीने में देखने को मिली। क्या वजह इसकी हो सकती है? इनफैक्ट विद इन अगर डेट कैटेगरी हम देखें, लिक्विड फंड से पैसे निकले हैं, और साथ ही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, लो ड्यूरेशन फंड से पैसे निकले हैं, सिर्फ गिल्ट और ओवरनाइट फंड रहे हैं जिसमें हमने निवेश के आंकड़े देखे हैं। तो ये डेट में क्या पॉसिबली ये भी कह सकते हैं राइजिंग इंटरेस्ट रेट एक वजह बड़ी हो सकती है जिसके चलते लोग डेट को लेकर थोड़ा सा लेस अट्रैक्टेड हैं? जी स्वाति, यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। एक तो जो कुछ कैटेगरीज आपने कही, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, यहाँ पे क्योंकि ये सितंबर का महीना था और कॉर्पोरेट्स ज्यादा करके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एंड इसमें ना 15 सितंबर के आसपास एडवांस टैक्स पेमेंट्स जानी होती है। तो जब भी क्वार्टर एंड का जो महीना होता है, इन कैटेगरीज में से थोड़ा आउटफ्लो देखना बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि वो टैक्स पेमेंट्स जाती है। तो एक कारण जो हमने आउटफ्लो देखा है वो ये है। दूसरा,
जो लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरीज होती हैं वो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए रहती है कि आप वेट कर रहे हो, आपको इक्विटी में जैसे चांस मिलेगा आप पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप उसको बैंक में ना रख के लिक्विड में रखते हैं। सो वो जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर होता है डेट से इक्विटी में, वो भी एक वजह होती है ज्यादा करके जब हम देखते हैं लिक्विड लो ड्यूरेशन अल्ट्रा शॉर्ट से पैसे निकलते हैं। लेकिन सितंबर का एक मेजर रीजन होगा एडवांस टैक्स पेमेंट्स के जाने का। जो दूसरी कैटेगरीज है डेट की, जहां से हमने थोड़ा आउटफ्लो और भी देखा है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन या डायनामिक फंड्स का। वहां पे एक रीजन ये रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने कहा अभी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी चल रही है और एक्सपेक्टेशन है कि नियर टर्म में थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ भी सकती है। तो डेट फंड में क्या हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपका बॉन्ड का या फंड का प्राइस गिरता है, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये कैटेगरीज में से हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा आउटफ्लो कर रहे हैं। बट डेट में ही एक दूसरी कैटेगरी है जो आप गिल्ट बोल सकते हैं या पैसिव डेट बोल सकते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, कि आपने उन फंड में डाला और वो फंड पैसिवली मैनेज कर रहा है। जैसे उन्होंने एक 5 ईयर का जीसेक होल्ड कर लिया है, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल तक वो वही जीसेक होल्ड कर रहा है। तो अगर आप आज उसमें निवेश करते हैं और आज की उसकी नेट यील्ड चल रही है, समझ लीजिए 7% की, तो आपको कहीं ना कहीं पता है अगर आप मैच्योरिटी तक रहेंगे तो आपको 7% आपका मिल जाएगा। तो डेट में हमने ये एक शिफ्ट भी देखी है कि लोग ज्यादा करके अब ये कैटेगरी प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो विद इन डेट एक स्विच हो रहा है जहां लोग ज्यादा करके निवेशक टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो शायद गिल्ड या इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं उसमें निवेश कर रहे हैं अभी। म्यूचुअल फंड गाइड में आइए अब जानते हैं कैसे बनाएं आप अपना पोर्टफोलियो और साथ ही कौन से फंड्स करें शामिल। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से हेमंत रुस्तगी और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड से श्वेता रजानी है। हेमंत जी, अब आप मुझे बताइए निवेश पोर्टफोलियो बनाने के कौन से तरीके हैं, थोड़ा संक्षिप्त में, फिर मैं श्वेता के पास भी जाऊंगी और समझूंगी कि कैसे एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, स्पेशली आजकल के माहौल को ध्यान में रखते हुए। जी स्वाति, देखिए हमने शो के शुरुआत में बात की थी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, और हमने कहा था कि यही कारण है कि इन्वेस्टर्स जो है कंटिन्यूसली एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सबसे सही अप्रोच है। उसमें क्या होता है, अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को आप डिफाइन करते हो, टाइम होराइजन देते हो, और उसके हिसाब से आप अपनी एसेट एलोकेशन बनाते हो कि कौन सा पैसा इक्विटी में जाएगा, कौन सा हाइब्रिड में और कौन सा डेट में। सबसे बड़ा फायदा एसेट एलोकेशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है, दूसरा ये आपको बताता है कि किस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और तीसरा ये आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें रेगुलरिटी रखिए, उसमें एक डिसिप्लिन रखिए, उसको कंटिन्यू करते जाइए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को आप मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर 3 महीने में अपने पोर्टफोलियो को बदलेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो विज़िबली आपके गोल्स और जो बेंचमार्क है उन फंड्स के, उसके सामने और पीयर ग्रुप के सामने, सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर ग्रुप से आप कंपैरिजन कीजिए कैसे कर रहे हैं। हर फंड मैनेजर की एक फेज आएगी जहाँ पे वो कुछ समय वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो जल्दी में मत कीजिए, लेकिन हाँ अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहा तो वहां से आप निकलिए। तो मॉनिटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पोर्टफोलियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब अपने गोल के नजदीक पहुंचे तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस कीजिए, स्पेशली अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड है, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड में अगर आप इन्वेस्टेड है, ताकि जो गेन्स आपने बनाए उनको प्रोटेक्ट कर सकें और जो आपका ऑब्जेक्टिव है गोल पूरा होने के बाद उसको आप पूरा कर सकें। ओके, और श्वेता आपकी नजर में पोर्टफोलियो प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? जी स्वाति, मैं हेमंत से सहमत हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये होता है कि आप अपना गोल सेट कर लें। पर गोल सेट करते वक्त आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका होराइजन क्या है, उस हिसाब से आप गोल सेट करें। एक नंबर दे दें कि मुझे लेट्स से 12% या 13% का रिटर्न टारगेट करना है। बट रिटर्न टारगेट सेट करते वक्त आप रिस्क का भी ध्यान में रखें कि किस रिस्क लेवल पे आप वो रिटर्न चाहते हैं। बिकॉज जब आपका रिटर्न और रिस्क दोनों ही नंबर आपने मन बना लिया है कि ये मुझे टारगेट करना है, तब आप
एसेट एलोकेशन, प्रोडक्ट एलोकेशन जो बाद में स्टेप्स आती हैं, उसको ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि क्या मेरी एसेट एलोकेशन मुझे गोल मीट करने में हेल्प करेगी, क्या मेरी प्रोडक्ट एलोकेशन मुझे गोल हेल्प करने में मीट करेगी। दूसरी चीज, जब आप गोल बनाते हैं तो आप ध्यान में रखें कि आप जो रिटर्न टारगेट कर रहे हैं क्या वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा या नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है फाइनेंशियल प्लानिंग या पोर्टफोलियो सेट करते वक्त। और दूसरी इम्पोर्टेंट स्टेप होती है कि आप सही एसेट एलोकेशन बना दें अपने पोर्टफोलियो का। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हेमंत जी, अब बताइए आपकी पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? देखिए, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें स्वाति, तो आई थिंक सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। हालांकि दोनों कैटेगरी थोड़ी काफी फर्क है, स्पेशली जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को मिलती है, बट मैंने उन दोनों को अगर मैं एक ही कैटेगरी में डालूं, दो फंड्स वहां पे, एक तो पीजीएम का फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। दूसरा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप को शामिल करना चाहते हैं तो वहां पे दो फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा फंड होगा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तीसरा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी मुझे लगता है काफी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनको डेफिनेटली इस कैटेगरी को देखना चाहिए, वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। वहां पे दो फंड है, आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड और एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड। हमने हाइब्रिड फंड्स की बात करी तो मुझे लगता है वो दोनों कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करें तो वहां पे कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड और आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड। बैलेंस एडवांटेज की अगर हम बात करें तो निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड। डिपेंडिंग ऑन अगेन आपका रिस्क प्रोफाइल, आपके टाइम होराइजन, ये कैटेगरी में आप इन फंड्स को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो हेमंत रुस्तगी के पसंदीदा फंड्स हमने जाने। श्वेता, आप किसी के पोर्टफोलियो में कैसे कैटेगरी के फंड शामिल करने की राय देंगी? जी स्वाति, सो मेरी पहले तो कैटेगरी की चॉइस उन कैटेगरीज के लिए होती है जहां आपका रिटर्न पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो सकता है। तो जो कैटेगरीज और जो फंड्स उन कैटेगरीज में मैं रेकमेंड करूंगी वो ये रहेगी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उसमें कैनरा फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। फिर आ गई आपकी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, उसमें दो फंड हैं, कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। मिड कैप कैटेगरी पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होना जरूरी है। वहां पे कोटक का इमर्जिंग फंड बहुत अच्छा है और डीएसपी का मिड कैप। मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, वहां पे भी रिटर्न की पोटेंशियल काफी अच्छी होती है। सो उसमें आप मल्टी कैप में डाल सकते हैं। इन्वेस्को का मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप है। और एक कैटेगरी होगी जहां मैं पोर्टफोलियो में रेकमेंड करूंगी, वो है फोकस फंड कैटेगरी। तो फोकस फंड में आपके आ जाते हैं एसबीआई का फोकस और आईसीआईसीआई का फोकस। ये मेरी रेकमेंडेशन रहेगी। ओके, तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कैसे कैटेगरी के कौन से फंड शामिल करें, उनके अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेफिनेटली, और आपके अपने लक्ष्य और आपकी जोखिम क्षमता के हिसाब से आप ऐसा कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने लिए। बहुत धन्यवाद हेमंत जी और श्वेता हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।